आकृति विज्ञान तो नाम है फेसिटोलॉजी, पर उसमें जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे अच्छे हैं। लाइक नेचुरोपैथी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो है विजातीय द्रव्य सिद्धांत एवं परिभाषा, विजातीय द्रव्यों का निर्माण, विजातीय द्रव्यों का संग्रह, बुरी आदतें, अवरोध, प्रकार एवं सुझाव, विजातीय द्रव्यों का निष्कासन एवं जीवन शक्ति की वृद्धि। ठीक है, तो सभी ने के पास नोट्स होंगे आई थिंक, क्योंकि हमारा बहुत सारा नेचुरोपैथी का जो पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट है या इम्पोर्टेंट बात है, वो सारी की सारी विजातीय द्रव्य पे ही डिपेंड करती है। इसलिए विजातीय द्रव्य समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे फेसिटोलॉजी मतलब कहाँ पे जमा है, किस अंग में जमा है, कैसे उसको पहचानेंगे, फिर क्या करेंगे फर्दर, तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पेज पे हूं मैं। शरीर के भीतर जो बेकार चीज होती है जैसे मल, मूत्र, पसीना, कफ, दूषित मांस, दूषित सांस, दूषित रक्त, दूषित मांस, पीप आदि जो शरीर को विषाक्त व दूषित करते हैं, शरीर का विनाश करते हैं, शरीर के लिए अनुपयोगी हैं, उसे ही दोष विकार, मल विकार या विजातीय द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल तरीके से बाहर आया, आंख का कीचड़, वो बाहर आने के लिए था, उसको बाहर पूरा निकलना चाहिए, और वो अगर नहीं निकल रहा है या कहीं रुका हुआ है तो वो विजातीय द्रव्य के रूप में है, तो विकार डेवलप हो जाता है। विजातीय द्रव्य क्या है, इसके बारे में लुई कुने ने कहा है, विजातीय द्रव्य बिल्कुल बेकार चीज है और शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ मनुष्य पर विजातीय द्रव्य का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर अपने आप ही विजातीय द्रव्य को फोड़ा, फुंसी, पसीना आदि के द्वारा बाहर निकालता रहता है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि जब कभी बहुत दाने किसी के निकल रहे हो, फोड़े निकल रहे हो, तो आप देखिए अगर उसके पेट को सही कर ले जाएं, है ना, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो फोड़े का तो उपचार करिए ही करिए, पर वहां शरीर में जो गंदगी ज्यादा थी वो एक ऐसी जगह पे जमा हो गई जो अंग कमजोर था और उसने उसे फोड़ा बना दिया। तो फोड़ा तो सही मायने में आप कभी भी देखो कि आप जब रूट लेवल पे काम करेंगे, जैसे ही अपना भोजन सुधार करेंगे, पानी बढ़ाएंगे, यूरिनेशन बढ़ाएंगे, तब और साथ में थोड़ा बहुत फोड़े का उपचार कीजिए, ठीक हो जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, विजातीय द्रव्य जैसा कि नाम से ही पता चलता है जो शरीर की जाति का नहीं है। विजातीय जो शरीर की जाति का नहीं है। शरीर के वे विकार या वस्तु जो स्वस्थ खून व मांस के साथ मिलकर स्वस्थ शरीर का भाग नहीं बन सकते, जो शरीर को पोषण नहीं दे सकते, उल्टे उनके विनाश या नुकसान का कारण बन सकते हैं, उसी को दोष या विजातीय द्रव्य कहते हैं। विजातीय द्रव्य के कई नाम हैं, जैसे रोग, मल, विकार, विष, क्लेद, संचित दुर्द्रव्य, विषदश द्रव्य, फॉरेन मैटर, बादीपन, दूषित पदार्थ, जहर, विकृति आदि। आयुर्वेद में विजातीय द्रव्य को दोष कहते हैं और इस दोष को ही रोग का कारण माना गया है। ठीक है, वाग्भट क्या कहते हैं, दोष एवं सर्वेशाम रोगाणामेक कारणम, अर्थात सब रोगों का एकमेव कारण है दोष। दोष एवं सर्वेशाम रोगाणामेक कारणम। चरक ने क्या कहा, सर्वेशामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्ताम विविधा हित सेवनम। अर्थात सभी रोगों के कारण कुपित सड़ा हुआ मल या विजातीय द्रव्य ही है और उसके प्रकोप का कारण विविध अहित आहार विहार का सेवन है। शरीर के भीतर जो बेकार चीज होती है जैसे मल, मूत्र, पसीना, कफ, दूषित सांस, दूषित रक्त, दूषित मांस, पीप आदि जो शरीर को विषाक्त व दूषित करते हैं, शरीर का विनाश करते हैं, शरीर के लिए अनुपयोगी हैं, उसे ही दोष
उसे ही दोष विकार मल या विजातीय द्रव्य के नाम से जाना जाता है। विजातीय द्रव्य क्या है, इसके बारे में लुई कुने ने कहा है, विजातीय द्रव्य बिल्कुल बेकार चीज है और शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है। तंदुरुस्त मनुष्य पर विजातीय द्रव्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ऐसा होता तो उसमें भी उस पहलू में विजातीय द्रव्य जमा होता जिस पहलू के बल वह सोता है। खुशी की बात तो यह है कि शरीर अपने आप ही विजातीय द्रव्य को फोड़ा, फुंसी, पसीना आदि द्वारा बाहर निकालता रहता है। जब विजातीय द्रव्य इस प्रकार काफी निकल जाता है तब शरीर को बड़ी शांति मिलती है। यदि विजातीय द्रव्य शरीर में जमा होते रहते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लगता है। विजातीय द्रव होता है, उसमें सड़न पैदा होती है और अधिक सड़न से उसका तापमान बढ़ेगा। विजातीय द्रव्य के कण एक दूसरे से और शरीर से रगड़ खाते हैं, इसीलिए तापमान बढ़ता है। इसी को हम ज्वर कहते हैं। और अर्थात जब साफ पखाना नहीं होता तब पेशाब खुलकर नहीं होता, जब पसीना नहीं आता तब ज्वर होता है। सॉरी, मतलब साफ मुंह हो, पॉटी ना हो, और जब पेशाब खुलकर नहीं हुआ और पसीना भी नहीं आया तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिस अंग पर विजातीय द्रव्य का प्रभाव अधिक पड़ता है उसी नाम से उस रोग का नामकरण होता है, जैसे उदर रोग, फेफड़े का रोग, हृदय का रोग आदि। जहां ये उबलता हुआ विजातीय द्रव्य अपना स्थान बना लेता है उसी स्थान में वे रोग देते हैं। विजातीय द्रव्य में सड़न से कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है। यदि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा सड़न को रोक दिया जाए, वह विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल दिया जाए तो रोग व कीटाणु दूर हो जाते हैं और व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होकर तंदुरुस्त हो जाता है। क्या समझ में आया कि शरीर में विजातीय द्रव्य अगर मल, मूत्र, पसीना आदि से नहीं निकल पाता तो वो फोड़े, फुंसी या किसी भी वीक ऑर्गन में, जैसे जो फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, फाइब्रॉइड्स भी तो फोड़ा फुंसी है, पर इंटरनल ऑर्गन में फोड़ा फुंसी है। उसके सिम्टम्स पे हम जब स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है। तो वो भी हमारे शरीर का विजातीय द्रव्य है जो एक जगह पर जमा हो गया और जमा होने के बाद उसने ऐसे मतलब विजातीय द्रव्य के रूप में बाहर आया। तो उसको अगर हम निकाल दें, उस सड़न को रोक दें तो व्यक्ति ठीक होने लग जाता है। पंडित श्रीराम आचार्य के अनुसार रोगों का मुख्य कारण शारीरिक मल, जिसे विजातीय द्रव्य कहा गया है, माना गया है। जब हम प्रकृति के नियमों का विरुद्धाचरण करके आहार विहार दूषित बना लेते हैं और जिह्वा तथा भोगेंद्रियों की तृप्ति के लिए आवश्यकता से अधिक भोग्य पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर अधिक भार पड़ता है। मतलब किडनी पे अब बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो सॉल्ट ज्यादा जा रहा है बॉडी में, किडनी जरूरत से ज्यादा काम कर रही है फिल्टर करने के लिए, तो किडनी पे ज्यादा भार पड़ रहा है ना। चीनी ज्यादा खा रहे हैं, पैनक्रियाज पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, चीनी से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, वो भी शुगर में कन्वर्ट हो रही है, फिर अगेन पैनक्रियाज पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, तनाव ज्यादा ले रहे हैं, शरीर पे, मन पे, सब पे लोड पड़ रहा है। तो जब ये सब चीजें ज्यादा हैं तो हमारा शरीर उस विजातीय द्रव्य को नहीं निकाल पाता और फिर हमारा शरीर खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो हमारे शरीर अंगों पर अधिक भार पड़ता है, जिनमें आमाशय सबसे प्रमुख है। सबसे पहले पेट का गट हेल्थ जाएगी, है ना। विजातीय द्रव्य का एक्युमुलेशन सबसे पहले पेट में होता है। फिर क्या होता है, जब आमाशय का कार्यभार बढ़ जाता है तो वो खाए हुए भोजन का रस पूर्ण रूप से निकाल नहीं पाता और अर्धमुक्त आहार ही हमारे मलाशय में पहुंच जाता है। मतलब पेट में जो खाना पूरा हजम होना चाहिए था वो पूरा हजम नहीं हुआ, कुछ उसमें बचा भी और पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो हमने जो खाया वो आंतों के थ्रू, ब्लड के थ्रू, वो खून के थ्रू हमारे न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं और वो न्यूट्रिशन सहित बेकार भी चला गया और वहां शीघ्र ही सड़ने लग जाता है। तो जब अधपचा भोजन नीचे जाएगा रेक्टम में, मलाशय में, तो वो पूरा अधपचा है तो वो सड़ने लग जाएगा वहां पे।
और उसमें गंदगी मिश्रित रस निकलकर रक्त में मिल जाती है। अब वो अगर वहां पर काफी देर रुका हुआ है, मान लीजिए किसी को कब्ज है और वो बड़ी आंत में रुका हुआ है, जो कि उसके बाद उसे पूरा बाहर निकलना है। अब अगर वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल रहा है तो वो कड़ा हो जाता है ना। आपने देखा अगर मोशन एक दिन ना हो तो अगले दिन कड़ा हो जाता है, या फाइबर ना हो। तो कब्ज अगर किसी को हो गया तो कभी सोचिए कि उस जो लिक्विफाइड टॉयलेट था, लैट्रिन था, जो बाहर निकलने के लिए था, वो मुलायम था, उसमें पानी का अमाउंट था, वो वापस सूख कैसे गया? तो कहाँ गया? वो वापस रक्त में डिजोल्व होके हमारे पूरे शरीर में फैला। सोचिए जरा। तो अब जो गंदगी थी वो पूरे शरीर में विचरण कर रही है, तो उसमें से गंदगी मिश्रित रस निकलकर रक्त में मिल जाता है। यह दूषित रक्त ही रोगों का मूल कारण है, क्योंकि रक्त वाहिनी नसों द्वारा समस्त शरीर में संचरण करता है ना। अब ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में मूव करेगा और अपनी उस गंदगी को जगह जगह अस्वस्थकर अवस्था उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त जीव कोश सेल हमेशा टूटते फूटते रहते हैं। अगर वे ठीक समय से शरीर के बाहर ना निकाल दिए जाएं तो वह भी मल की तरह विकार उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंग यकृत, गुर्दा, आमाशय, फेफड़ा आदि जो कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली से भी कार्बोनिक एसिड, यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड आदि कई विषाक्त द्रव्य उत्पन्न होते हैं। इनको भी बाहर निकालना आवश्यक है। चौथे नंबर पर शरीर के दोषयुक्त अंग खराब, टॉन्सिल, कमजोर दांत, प्रदायुक्त श्वास नली से भी विष उत्पन्न होते हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ ना हो तो शरीर के भीतर रहने वाले विभिन्न प्रकार के कीटाणु भी विष के परिमाण को बढ़ाते हैं। ये समस्त विष या मल शरीर के लिए विजातीय ही है और हमारे स्वास्थ्य का आधार इसी पर है कि ये शीघ्र से शीघ्र मलद्वार, मूत्रनली, फेफड़े, चर्म आदि के द्वारा निकलता चला जाए। यदि ये मल मार्ग साफ व खुले रहते हैं तो आसानी से मल को निकालते हैं, तो किसी रोग की संभावना नहीं रहती। पर यदि ये कारणवश इसमें कुछ खराबी आ जाए तो ये अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकते, तो शरीर के भीतर ही विजातीय द्रव्य की वृद्धि होने लगती है और जब वह नियत सीमा को पार कर जाता है तो प्रकट होने लगता है। तो जैसे आप जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री लगाई जाती है तो फैक्ट्री में वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं और गंदी गैस भी निकलती हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से उनको माध्यम से एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण दूषित होता है। ठीक इसी तरह हमारा एक शरीर हमारा मशीन है और हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, क्या ऑर्गेन्स है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा पेनक्रियाज है, हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ठीक इसी तरह जब ये काम करता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे विषाक्त तत्व उत्पन्न होते हैं जो शरीर में रह जाए तो आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं, तो उनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। अब अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकाले गए तो वो हमारे शरीर में पूरे ब्लड को गंदा कर देते हैं और एसिडिक कर देते हैं डिसॉल्व करके, और वो जहां कहीं भी सर्कुलेट करते हैं और जो भी शरीर का अंग कमजोर होता है कि ये कमजोर कड़ी है तो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और वो दाना है, फाइब्रॉइड है, कोई और ट्यूमर है, कैंसर सेल्स हैं, ऐसे करके डेवलप कर देता है। तो अगर मोटा मोटा हमारा ये समझने की बात है कि हमारे शरीर को विजातीय द्रव्य से मुक्त रखना चाहिए। विजातीय द्रव्य से मुक्त रखने के लिए शरीर में प्रॉपर पसीना निकलना चाहिए, प्रॉपर यूरिनेशन मतलब मूत्र होना चाहिए, प्रॉपर डिफिकेशन मतलब मोशन होना चाहिए और गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए। ये चार माध्यम अगर आपने खुले कर रखे हैं, मतलब स्वस्थ कारक हैं, तो आपको बीमारी नहीं आएगी, पहली बात। अब अगर इन चारों माध्यमों में की कम काम करती है, आपका पेट सही काम नहीं कर रहा है, तो काम क्या कर रहा है? क्योंकि आपने ओवरलोडिंग उसको बिल्कुल ठस ठस के खाना भरे जा रहे, पच नहीं रहा, खूब सारा खाना खा रहे हैं, तो ओवरलोडेड है तो वो थक गया,
वहां पर विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गया है, दिख रहा है, ऐसे पेट निकला हुआ है लोगों का, दिख रहा है विजातीय द्रव्य कहाँ इकट्ठा है, पेट में इकट्ठा है। तो सबसे पहले हम कहाँ इलाज करेंगे, पेट का इलाज करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में आते ही पेट पर मिट्टी की पट्टी, पेट की गर्म ठंडी सिकाई, कटी स्नान, एनिमा क्यों देते हैं, क्योंकि पेट में विजातीय द्रव्य जमा है, दिख रहा है, और जहां नहीं दिख रहा है वहां पे भी जमा है। पेट में तो जमा ही जमा है 50%। अब जो बचा वो कहाँ जमा है, किसी के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, किसी को एस्थमा हो रहा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, तो अब जो जमा है वो देखेंगे, तो उस जगह पर भी इलाज करेंगे। या कोई फोड़ा निकला हुआ है, या कोई नर्व दब रही है, वहां पे डिस्क बल्ज हो गई है क्योंकि वहां पे इम्बैलेंस आया। स्ट्रेंथ देना, ताकत देना अलग बात है। ताकत क्यों नहीं है, क्यों मांसपेशियों में ताकत नहीं है, क्यों डिस्क बल्ज हो गया, क्योंकि वहां पर ब्लड अच्छा नहीं था, गंदा ब्लड ही घूम रहा था, इसलिए वो अंग कमजोर है। अरे उसको अलग से क्या ताकत देने की जरूरत है ना। तो अगर हम सही मायने का ब्लड, रक्त जो है वो शुद्ध रूप से विचरण करेगा तो उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो वो मांसपेशियों को, तंत्रिकाओं को अच्छा ब्लड देगा, अच्छा ब्लड देगा तो हमें स्ट्रेंथ आएगी, हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर गंदा ब्लड देगा तो वहां पर वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी तो वहां पर डिस्क बल्ज हो सकता है। तो सारे डिस्क बल्ज के लोग, स्लिप डिस्क के लोग, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लोग कहाँ जाते हैं, एलोपैथ मैनेजमेंट में। कि आपके पास क्या है, और वो अलग अलग इलाज करते हैं। एलोपैथ मैनेजमेंट क्या करेगा, सिर्फ उतनी सी जगह का इलाज कर रहा है और वो ताकत देने की दवा ले रहा है। और हमको क्या करना है, गंदगी कहाँ जमा है, सबसे पहले बेसिक लेवल पे कहाँ से शुरुआत करें। हमारे पास एक पुलिस इंस्पेक्टर है, सेंट्रल पुलिस में आए हैं, तो वो मेदांता में 1 महीने एडमिट रहे। सिंपल डिस्क बल्ज है, डिस्क बल्ज हालांकि सिंपल नहीं होती है, और फिर उसके बाद 10 महीने फिजियोथेरेपी कराई। अब हमारे यहाँ तो हमने पहले 1 हफ्ते तो हम बड़ा प्यार से रखते हैं पेशेंट को, जिससे भागने ना आ जाएगा। फिर अगर हमने बहुत आते ही मार उसको ऐसे कहा नहीं, भाप स्नान भी देंगे, एनिमा भी देंगे, ये भी देंगे, तो पहले हमने उसको पोटली है, सिकाई है, कटिवस्ती है, ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ट्रीटमेंट देते हैं। पीछे से एक्यूप्रेशर मसाज है, जब उसको वो बोलता है कि 25% मैडम फायदा हुआ है अभी 5-6 दिनों में, तब हम उसको कहते हैं कि नहीं, आप अगर एनिमा लेंगे और पेट की सिकाई कराएंगे और गर्म ठंडी सेक करेंगे और थोड़ा थोड़ा डाइट भी बदलेंगे तो आपको और सुधार होएगा। बताइए क्या खाते हैं, तो हम तो भाई मैश का खाते हैं, सुबह से शाम तक बीबी बच्चे बाहर हैं। जब लिखना शुरू करते हैं तो वो क्या ही खा रहा है, 3 बार अगर खा रहा है तो चल नहीं पा रहा है, तो सब इकट्ठा हो रहा है। तब फिर हम उसका भोजन चेंज करते हैं। कभी कभी पहले ही आते ही चेंज करते हैं, पर कभी कभी ऐसे केसेस में जहां वो मोटी फाइल लेके आता है और बहुत प्रभावित रहता है मेदांता या फिजियोथेरेपी से, तो ऐसे केस में हम उसको डायरेक्टली नहीं लिखते, हम उसको पहले लोकल ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि लोकल तो दिख रहा है ना जहां विजातीय द्रव्य जमा है। तो लोकल से पहले उसको शिफ्ट किया, अभी उसके शरीर में ही है, लोकल से वहां से हिला दिया प्राकृतिक विधियों द्वारा या थोड़े आयुर्वेदा विधियों द्वारा, फिर वो कहाँ गया, पूरे उन्हीं के शरीर में है। और फिर देखा और उनको समझाया कि देखो ये रूट लेवल का कॉज जो है वो पेट में था आपके, या कोई विक्षिप्त है, तनाव में है तो दिमाग में था। वो हमको पकड़ने में टाइम भी लग गया कि ये व्यक्ति कैसे बात करता है। दूसरी एक लेडी जैसे आई है तो उसको यूरिन में जलन होती है, पूरे शरीर में जलन होती है, तो अब 4-5 दिन में उसको आराम था, फिर उसको यूरिन में जलन बढ़ी, तो मैं समझ पाई कि ये तनाव ज्यादा ले रही है, बीपी बढ़ गया, तनाव ज्यादा ले रही है। तो अब धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग करके तनाव पे काम कर रहे हैं। मन विकार, मन ही नहीं लग रहा, खुशी नहीं है, क्यों बढ़ा? 4 दिन से आपको आराम था, हमने तो वही चिकित्सा दी, 5वें दिन कैसे बढ़ गया यूरिन में जलन? अगर 4 दिन जो है नहीं था, तो पता चला कि उसके जो बेटे हैं उन्होंने कहा कि हमको हम गांव जाना चाहते हैं मधुमक्खी पालन के लिए। तो बेटा जाएगा तो बहू भी जाएगी, तो फिर वो अकेली रह जाएंगी। तो ये पीछे से इतना बड़ा साइकोलॉजी काम कर रही है पेशेंट की, जो मुझे दिख रही है, पेशेंट को नहीं दिख रही। पेशेंट एंजाइटी में है, जब वो रिलैक्स रहता है तो या उसको एंजाइटी है कि बीपी की दवा नहीं खाएंगे तो हमको कुछ हो ना जाए,
तो उसको डर से ऊपर विजय दिलानी है कि अगर होना होगा तो हो ही जाएगा, फिर जाना तो सबको है। हाँ, और जो कारण देखिए, बीपी कारण है ही नहीं। बीपी जब जब वो एंजाइटी लेती है, पित्त बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, गैस बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। ठीक, अब बीपी की दवा अगर इंसान खाएगा और कारण है गैस, एसिडिटी, जलन, तो कैसे उसको नुकसान नहीं होगा? आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में नुकसान होगा, क्योंकि बीपी की दवा मॉनिटर लेवल पे तो खून को पतला करके आपको बीपी कम दिखा देगी, पर वजह तो कहीं और बैठी है ना, और वो वजह इकट्ठा होती जाएगी और वो किसी और तरह से शरीर में उपस्थित हो जाएगी। तब ये कहेंगे लोग कि बीपी तो कंट्रोल था उस दवा से, अब ये नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कितनी गहरी बात, समझने वाली बात है, पर आम आदमी को समझ ही नहीं आती ये बात कि जब बीपी कारण नहीं है, बीपी में चेक कर रही हूं, वो चेक कर रही हैं, बीपी तभी बढ़ता है जब हम तनाव में होते हैं या गैस बढ़ती है। ठीक, तो जब गैस बनी तब बीपी बना। आपका ईसीजी कंट्रोल है, ईसीजी नॉर्मल है, तो जब ईसीजी नॉर्मल है तो हार्ट को 5% या 2% लोगों को शायद बीपी की जरूरत हो, जिनके हार्ट में ही प्रॉब्लम आ गई। तो जब बीपी कारण नहीं है बीपी बढ़ने का, तो बेसिक कारण को ठीक करना पड़ेगा ना। तो बेसिक विजातीय द्रव्य मन में जमा है, पेट में जमा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये इस लेवल पे आपको धीरे धीरे काउंसलिंग के लिए समय चाहिए होगा, और जब 1-2 दिन पेशेंट को हल्के फुल्के ट्रीटमेंट पे डालेंगे तो आप उसकी साइकोलॉजी समझ पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे कि कैसे ठीक करें, और तब आप उसको सही मायने में सही एडवाइस दे पाएंगे। जो कोई समझने वाला नहीं है जल्दी जल्दी, जो इतना पढ़ रहा है वही समझ सकता है ये भाषा, बाकी आप उसको ज्यादा समझाओगे तो समझ नहीं, बस ठीक करके ही दिखाइए, वैसा वाला हाल है। ठीक है ना? सो ठीक है, तो अभी सारी बातें समझ आ गई। चौथे नंबर पे दोष युक्त अंग खराब, टॉन्सिल कमजोर, दांत प्रदाह युक्त श्वास नली से भी विष उत्पन्न होते हैं। अभी देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक और गंभीर है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया विजातीय द्रव्य का सिद्धांत? हेमंत, देवेंद्र, सरोज? जी मैम, जी मैम, है ना? समझ में आ रहा है। जी मैम, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। टॉक्सिन अगर जमा हो जाएंगे तो परेशानियां तो होंगी। हेलो। हाँ हाँ मैडम, हाँ, हमें ये नेचुरोपैथी में जैसे नेचुरली ट्रीटमेंट किसी को देते हैं तो फिर नॉर्मली क्या कंसल्ट कर सकते हैं कि नॉर्मली कैसे हम लोग के साथ बात करनी चाहिए? शिवम बोल रहे नेचुरोपैथी हैं? में जो आप, हाँ शिवम बोल रहे हैं। फिर से बोलिए। पहले तो कैमरा सही कीजिए, कैमरा सही कीजिए, देखिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, उसमें कुछ बदला, जैसे पेशेंट के साथ कंसल्ट करना, तो हम लोग उसमें कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? आपने बताया कि नेचुरोपैथी में नॉर्मल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो स्टार्टिंग में हार्ट पे ट्रीटमेंट दे नहीं सकते, उसका रीजन क्यों? उसका रीजन पूछना है आपसे। अरे देखिए, रीजन ये है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि विजातीय द्रव्य निकलने की कोशिश करता है पर शरीर उसमें कंफर्टेबल है ना, और आपने दिया स्टीम बाथ या बड़े बड़े ट्रीटमेंट दे दिया, मड बाथ दे दिया, जैसे अभी हमारी एक पेशेंट बुखार में है, तो शरीर बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, और हमारा ट्रीटमेंट अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है, बहुत तेजी से ऊर्जा देता है। तो शरीर जब बहुत कमजोर है और एकदम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा और शरीर में क्षमता नहीं है, तो वो उसको लगेगा वो ज्यादा बीमार पड़ गया है। नहीं, क्योंकि शरीर में तथा ही नहीं थी, शरीर में तो इतना सारा एक्युमुलेट कर लिया था, आदतों से भी और गंदगी को भी। तो अगर बहुत बार ऐसा होता है, एक बार कौन पेशेंट आया था, उसको मैंने पहले दिन ही मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सेक, पेट की मसाज, एनिमा, डाइट, ठीक है, अगले दिन से वो गायब है और 2 साल से मतलब मन नहीं बना पाई है। सोचो क्यों? क्योंकि उसको लगा कि और ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई, हम पूरे दिन उठ नहीं पाए। क्यों? शरीर ने गंदगी निकालने की कोशिश की जिसकी उसको आदत नहीं, उसके शरीर को भी आदत नहीं। समझ में? और उसको ये थ्योरी पता भी नहीं, वो तो जैसे एलोपैथ के यहाँ जाते हैं लोग वैसे ही आए, और वो उतने ही फायदे की उम्मीद कर रहे थे।
तो कभी कभी बहुत सारी जब आप चिकित्सा ऐसी अच्छी अच्छी देते हैं, अभी एक पेशेंट हमारे पास डिप्रेशन की आई, वो काफी हेल्दी है, तो उनको हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि आपका अभी किस चीज का सीजर हुआ है, हाँ यूट्रस ऑपरेट कराया गया, तो 3 महीने नहीं हुए हैं, तो उन्होंने कहा हम पेट के बल बहुत देर नहीं लेटते हैं, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको डिप्रेशन के लिए हम शिरोधारा लिखते हैं, शिरोधारा कराएंगे और बीच बीच में हाँ और चीजें कराएंगे, है ना। तो शिरोधारा नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं है, बट स्टिल हमने शिरोधारा, इसलिए कि पेशेंट को पहले आप कंफर्ट जोन देंगे, फिर उसको उसकी साइकोलॉजी समझेंगे, फिर आप उसको आगे समझा पाएंगे कि भाई आपके शरीर में यहाँ पे ये जमा है और आपको इस तरीके से चलना चाहिए, और उतनी देर में आप भी उसे समझ पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है ना। इसलिए हमेशा धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रीटमेंट से जाइए। हमने जब कभी भी ऐसा सोचा या पहले दिन ही पेशेंट ने कहा, कभी कभी बहुत ज्यादा जागरूक पेशेंट भी आते हैं कि नहीं नहीं हमको तो यही लेना है, आप हमको सीधे ना टाइम मत वेस्ट कीजिए, सीधे हमको सारा एनिमा भी दीजिए, कटी स्नान भी दीजिए और मडबात भी दीजिए, तो उसमें शरीर खराब हो जाता है, क्योंकि एकदम से शरीर को आदत नहीं है गंदगी निकालने की, गंदगी तो ओढ़ने की आदत थी ना उनको इतने सालों से, एलोपैथ खाई थी तो वो सप्रेशन की आदत थी, सप्रेशन की आदत से एकदम से आप अलग माहौल में ले आए तो वो परेशान हो जाता है। और कभी कभी सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए किसी ने फुल बॉडी मसाज कराई, तो एक तो नॉर्मल है ना कि इंसान को नींद ज्यादा आएगी, वो थोड़ा लेथार्जिक फील करेगा, उसको घुटने में भले आराम आए पर बाकी मांसपेशियों में दर्द होएगा, क्योंकि उसने वो काम कभी नहीं कराया। सिंपल जब आप योगा स्टार्ट करते हैं तो कहते नहीं कि एक हफ्ते में आप थोड़ा थोड़ा योग कीजिए, तब आप बड़े आसनों पे आइए। अगर एकदम से आपको हार्ड आसन करा दिया जाए तो चरमरा जाएगा, नुकसान हो जाता है शरीर को, होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, क्योंकि आदत नहीं थी शरीर को। मेरे क्लास में हुआ है 2 बार, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आए थे, जो शेड्यूल होता है कि वीकली योगा, हार्ड योगा होगा, नॉर्मल में ही वो हम लोग कराते, पर पेशेंट आए होते तो सर दूसरे दिन बोले सर बहुत दुख है मेरे, आप जिस दिन आए उस दिन हार्ड योगा था। हाँ, और दूसरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि ब्लड और बीमारियों से क्या रिलेटेड, मान लो हम लोग पेट की, आपने बोला कि एनिमा दे सकते हैं, मड बात देते हैं, उसमें ब्लड का क्या काम हो सकता है। ब्लड का क्या काम। हाँ, जैसे आपने बोला कि जैसे किडनी, लीवर और फेफड़े में हो और स्टमक प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपने बोला कि ट्रीटमेंट हम लोग पेट से स्टार्ट करते थे, कोई भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करते थे पहले ट्रीटमेंट पेट से करते। हाँ जैसे हम लोग, हाँ मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग फेसिटोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, मुखाकृति विज्ञान, तो इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि पहले तो हमने ये समझा कि विजातीय द्रव्य है क्या, फॉरेन मैटर क्या है। हाँ, विजातीय मतलब जो हमारी जाति का नहीं है, फॉरेन मतलब जिसको हमारी बॉडी नहीं समझ रही है, ठीक। वो वात पित्त कफ किसी भी कंडीशन में हो सकता है, किसी का वात बढ़ा है, किसी का पित्त बढ़ा है, किसी का कफ बढ़ा है, ठीक। अब ये दूसरी पॉइंट ये है कि कहाँ जमा है ये हमें देखना है, ठीक। तो अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति किडनी स्टोन से आया है, ठीक है, तो मतलब किडनी में जमा है, ठीक। पर किडनी तक पहुंचा कैसे, कैसे पहुंचा, विजातीय द्रव्य किडनी पे कैसे पहुंचा। पहले तो खाना हमने खाया तो पहले पेट ने काम किया ना, सबसे पहले कि खाने को पूरा हजम करा, और उसमें से जो ब्लड बना, रक्त बना, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन था और वो किडनी तक गया, ठीक है। और किडनी में वो जल वाला गया जिसपे किडनी जिसको फिल्टर करती है, यूरिन को, है ना। तो अभी ब्लड जो पहुंचा किडनी के पास वो शुद्ध रूप में नहीं पहुंचा, उसमें गंदगी ऑलरेडी थी, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह पचा ही नहीं पा रहा, क्योंकि पेट काम कर ही नहीं रहा था बहुत अच्छे से। अब उसके कई रीजन हो सकते हैं, इधर जल्दी जल्दी इंसान खा रहा है, ठूस ठूस के खा रहा है, अगर बहुत एसिडिक खाना खा रहा है, पका हुआ ज्यादा खा रहा है, या काम कम कर रहा है, पचा कम रहा है, ठीक बात। तो पहले पेट में तो जमा होना ही होना है, पेट में तो है ही है, पर पेट में कितने परसेंट है, मान लो 20% ही है पेट, उसका एकदम फ्लैट दिख रहा है। एक है कि व्यक्ति को देखते ही पेट पूरा ऐसे दिख रहा है निकला हुआ, तो वो दिख ही रहा है कि पेट में जमा है, और कहाँ जमा है ये ढूंढना है। जो उसके सिम्टम्स से पता चल जाएगा, जो उसके लक्षण होंगे शरीर में उससे पता चल जाएगा, या आजकल के युग में रिपोर्ट से पता चल जाएगा, वो खुद ही बताएगा, ठीक है। तो अब मैडम हम एक क्वेश्चन और था, लास्ट क्वेश्चन, जैसे बताइए। फंक्शन
जैसे कोई फंक्शन हो कहीं भी जाते हैं तो उसमें कुछ खाने पीने के आइटमों की वेराइटी ज्यादा होती है, तो उसमें वेराइटी और सब्जियों बहुत कॉम्बिनेशन होता है। पर नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि मैंने सुना है, मैंने तो कभी यूज किया नहीं, कि जैसे कि नेचुरोपैथी में कहते हैं कि खाना सब्जी खानी हो तो एक ही खानी चाहिए, नहीं तो दो दो नहीं खानी, उससे ज्यादा दोनों नुकसान करती है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कहा गया है, कहाँ कहा गया है? नहीं, जैसे ये सुनने को मिला है मुझे कि फंक्शन में जाते तो पनीर की सब्जी बनी होती है, फिर पुलाव की सब्जी बनी देखिए, होती है, अलग अलग। समझ गए। पनीर की सब्जी तो किसी चीज की दवा है नहीं प्राकृतिक चिकित्सा में, ठीक है। हम्म। पनीर को बहुत अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। अब क्योंकि शरीर को प्रोटीन चाहिए तो बहुत तरीके से समझा बुझा के एलोपैथ मैनेजमेंट में आजकल दूध ही अच्छा नहीं है तो पनीर कैसे अच्छा आएगा, पहली बात, ठीक। तो अपत्य आहार में आता है पनीर और पनीर की सब्जी, खाने को आप कुछ भी खाइए, ठीक है। दूसरी बात आपकी जो थी कि और सब्जियां जो हैं, सब्जियां घर में भी तो आप 2-3 सब्जियां बनाते हैं, कोई आता है तो, आज से नहीं जमाने से बनाते हैं, ठीक है। हाँ। तो एक सब्जी का विधान 1 से 2 सब्जी का, सॉफ्ट सब्जियों का है, जो कि आप हमने आरोग्य मंदिर से किया। वहां 2 कटोरी सब्जी अलग अलग तरीके की होती थी और पूरा बड़ा कटोरा होता था सब्जी का। तो कद्दू की बनी, लौकी की बनी या लोबिया की बनी, ऐसा करके सब्जियां बनती थी, है ना। पर सब स्टीम्ड और बॉइल्ड होती थी, वो अलग बात है, ठीक है। तो जितना कम फ्लेम पे, जितना कम ऑयल में और जितना कम भून के बनाई जाए सब्जी, जो कि वहां पे नहीं हो सकता। जो शादियों में सब्जी बनती है उसको पहले वो तल के निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उतनी देर सस्टेन नहीं कर सकते, वो जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए वो अच्छी नहीं है, पहली बात। दूसरे, फिर भी अगर आपको खाना है तो वो कुक्ड है, तो उसमें नुकसान होने की संभावना कम है, अनलेस कि वो कच्ची बनाते और खराब हो जाती, आपके जाते जाते खराब हो जाती। इसीलिए शादियों में सलाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से पानी में घिस करके छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बचता और इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। प्राकृतिक चिकित्सा कम पके भोजन, अध पके भोजन और कच्चे भोजन को प्राथमिकता देती है, क्योंकि उसमें अच्छा खुज्जा होता है, फाइबर होता है और न्यूट्रिशन होता है। लेकिन उसका कल्चर इसलिए पके हुए भोजन का आया क्योंकि लोगों को काम करने जाना था, बाहर निकलना था और आग का आविष्कार हुआ। तो खाना जितना पका देंगे, न्यूट्रिएंट वेस्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और उतना वो सस्टेन रहेगा। मतलब अब उसमें खराब होने की संभावना, फंगस आने की संभावना कम रहेगी। इसीलिए हाई फ्लेम पे पूड़ी का कल्चर आया, पहले नहीं था पूड़ी, है ना। तो कच्ची मोटी रोटी, मोटा अनाज मोटी रोटी, पर वो जल्दी खराब हो सकती है। आप अगर कच्चा भोजन पकाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, कभी भी देख लीजिए, ठीक। मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी 3 से 4 घंटे, अगर आपने उसको थोड़ा पका दिया तो 6 घंटे, अगर आपने तल के निकाल दिया तो 12 घंटे, हो सकता है उससे भी ज्यादा चला ले जाओ। और तल के निकाल के कहीं करारा कर दिया, जैसे करारी भिंडी जिसमें कुछ भी नहीं होता, पका चला ले जाओ, 3-4 दिन रखी रहेगी, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि शादियों में जो पका हुआ फूड है उससे कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन वो टोटली एसिडिक है, पहली बात ये, ठीक। और हाँ, बहुत सारा मिक्सोपैथी हो जाती है। आप दूध का भी सामान खा रहे हो, आप दही भी खा रहे हो, आप पनीर का भी खा रहे हो, आप सब्जियां भी खा रहे हो, तो आपको कोई एक कैटेगरी चुननी पड़ेगी। कढ़ी है वहां पे तो कढ़ी चावल खा लीजिए, है ना। सब्जियां है तो सब्जियां और पूरी खा लीजिए, ठीक है ना। अब आप सब कुछ जब खाते हो ना, दही बड़ा, चटनी, पापड़, अचार, ये वो, तो पेट रुक जाता है कंफ्यूज, ठीक है। ऑल्दो पहले के टाइम पे जब आप बहुत सारा कुछ ये सब खाते हैं और खूब मेहनत करते हैं तो सब हजम। तो जो सूखी सब्जी रोटी का कल्चर था वो ही होना चाहिए, कि आपने मोटी रोटी को सब्जी के साथ खाया तो सलाइवा उतना सिक्रीट हुआ, आपने इतनी बार मुंह चलाया और आपने उसको हजम किया, सब हजम होगा। और खूब सारा सलाद बगल में काटा, जितना आप काट सकते हैं, टमाटर है, प्याज है, गाजर है, जो कुछ भी आपको लगता है, थोड़ा सा चुकंदर है, उतना रोज खाइए, ठीक है। आई थिंक सभी को नॉलेज आई होगी, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चंस पूछिए, जो मन में आ रहा है पूछिए, ये सभी के लिए काम कहीं ना कहीं आया होगा। और मुझे भी एक डायरेक्शन मिलता है आप जो पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो अथा 22-23 सालों का ज्ञान है, तो ऐसे तो मैं बोलती रहूंगी, पर आपके द्वारा क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंडसेट किस लेवल पे है और आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी समझ में आएगा, और 4 लोग और आपके पूछे हुए क्वेश्चन से सीख लेंगे, ठीक है। जो कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको जरूर पूछना चाहिए। आगे पढ़ते हैं विजातीय द्रव्य का सिद्धांत। यदि भोजन
आवश्यकता से अधिक या गलत तरीके का भोजन किया जाता है तो पाचन तंत्र पर विशेष रूप से दबाव पड़ता है। कुछ समय के बाद पाचन तंत्र के अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करने में असमर्थ हो जाते हैं। मल बाहर निकलने में विलंब होने लगता है। शरीर में रोग का सूत्रपात शरीर में विजातीय द्रव्य से ही होता है। मल संचय जब शरीर की मर्यादा बिंदु को पार कर जाता है, एक सेकेंड हमें दीजिए। का सूत्रपात शरीर में विजातीय द्रव्य से ही होता है। मल संचय जब शरीर की मर्यादा बिंदु को पार कर जाता है तो रोग आ जाता है। शरीर शुद्धि के 4 मार्ग या संस्थान हैं जो अपने ढंग से विजातीय पदार्थ बाहर निकालते हैं। श्वसन मार्ग, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दूषित वायु के रूप में बाहर निकालता है। मूत्र मार्ग तरल मूत्र के रूप में, जो यूरिनरी सिस्टम है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा। त्वचा जो सेंसरी ऑर्गन है हमारा, स्किन, वो तरल पसीने के रूप में बाहर निकालेगा। मल या गुदा मार्ग ठोस मल के रूप में बाहर निकालता है। अर्थात त्वचा पसीने के माध्यम से, वृक्क मतलब किडनीज पसीने यूरिन के माध्यम से, फेफड़े श्वास के माध्यम से, लंग्स, और आंतों से विजातीय पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। आंत से मतलब मोशन, फीकल मैटर पॉटी के रूप में बाहर निकलता है, मल के रूप में बाहर निकलता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर कोषाणुओं से निर्मित है, मतलब न्यूमरस सेल से मिलकर बना है और एक एक सेल अपना लिविंग सेल है, वो अपना काम कर रही है, एक एक कोशिका। प्रत्येक कोश को जीवित रहने के लिए बाहर से भोजन की आवश्यकता होती है, उसे पचाना तथा उसका अभिशोषण करना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो मैं ये एब्जॉर्प्शन वाली बात बता रही थी कि अगर मोशन नहीं हुआ है और उसमें स्थूल पड़ा हुआ है, मल पड़ा हुआ है, तो वो जो पानी है उसका वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरे शरीर में सर्कुलेट कर जाता है। उसका अभिशोषण करना भी होता है। इन कामों से कुछ कचरा या मल जो विषैला होता है वह भी पैदा होता है, अतः उसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोश को हवा की भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन के ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जरूरत होती है। इसी प्रकार यह भी सत्य है कि कोश स्वयं जीवन लीला समाप्त करते हैं, अतः विषैले तत्वों को भी निकालना आवश्यक है। यदि सफाई करने वाले के अंग मतलब कौन कौन है, फेफड़े, त्वचा, गुर्दे आदि पर अधिक भोजन या अपच्य भोजन द्वारा एवं अनुपयुक्त जीवन पद्धति के द्वारा दबाव डाला जाता है तो विजातीय पदार्थ शरीर में संचय होने लगता है और सामान्य कार्य में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अभी ये पता चल गया कि हमारी बॉडी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी है और एक एक सेल हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपना अपना काम अच्छे से करता है। तो उसको एक एक कोशिका को भोजन भी चाहिए, क्या करने के लिए, डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए, पचाएगा भी और अवशोषित भी करेगा और निष्कासित भी करेगा, एक्सक्रीशन के लिए। शरीर से विजातीय तत्व या पदार्थ जो विषैला होता है उसका निकलना क्यों आवश्यक होता है, इसे हम स्वयं 1 मिनट में अनुभव कर सकते हैं। यदि हम श्वास निकालना 1 मिनट के लिए रोक दें तो क्या होगा, दम घुटने लगता है। यदि हम दम घुटने लगता है, कुछ समय पश्चात प्राणों का संकट छा जाएगा। इसी प्रकार यदि त्वचा का कार्य 24 घंटे तक बंद हो जाए, पसीना निकलना बंद हो जाए, तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता, अगर बहुत सारा आप कुछ पहने हुए हैं बिल्कुल टाइट ऐसे पहन लें
तो आपको नहीं लगता कि हमको उतारना चाहिए, थोड़ी हवा है इसको, है ना? सभी ने ये महसूस किया होगा। और ठंडियों में भी कभी कभी जब आप पूरे पहने रहते हैं नीचे से ऊपर तक, तो आपको ऐसा लगता है कि त्वचा सांस नहीं ले पा रही है, हमको थोड़ा सा इसको, अब कपड़े थोड़े ढीले पहने, इसको निकाल दें। सबने महसूस किया है। पसीना, ये रोम क्षेत्र हर वक्त काम कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं। तो जब ये बंद हो जाते हैं हमारे बहुत सारी गंदगी से, कीटाणुओं से, हमारे अपनी आदतों से, तो हमारे शरीर को नुकसान होता है और हमें खुद भी पता चलता है। कुछ समय पश्चात प्राणों का संकट छा जाएगा। इसी प्रकार यदि त्वचा का कार्य 24 घंटे तक बंद हो जाए, पसीना निकलना बंद हो जाए, तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। पेशाब निकलना यदि 3 दिन तक बंद हो जाए तो मृत्यु निश्चित है। ठीक, अगर मान लीजिए मोशन नहीं हो रहा है फिर भी आप बच जाएंगे, पर यूरिन बंद हो गई तो नहीं बचेंगे। तो यूरिन, आप इसी तरह आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है अगर जो पैदा हुआ है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये कंप्लेंट होती है कि इसने पॉटी नहीं की, होता है ना, 2 दिन से पॉटी नहीं की। पर अगर मोशन, अगर उसका यूरिनेशन प्रॉपर हो, बाथरूम वो प्रॉपर जा रहा है, पॉटी हो जाएगी। ठीक है। आंतों की क्रिया एक बारगी बंद हो जाए, जैसे कि आंतों में सूखा मल या कोई कड़ी चीज अटक जाने की आदि की दशा में हो सकता है, और चीरा लगाकर यह अवरोध दूर न किया जाए तो व्यक्ति 2-4 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। इससे यह स्पष्ट है कि फेफड़ा मलोत्सर्ग का सर्वप्रधान अंग है। फेफड़ा मतलब लंग्स, फिर उसके बाद त्वचा आता है, उसके बाद गुर्दे आते हैं, यूरिन, और उसके बाद आंतों का नंबर आता है। तो ये सीक्वेंस वाइज है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा ऑर्गन हो गया हमारे लिए? फेफड़ा में। हाँ, आज एफएम पे एक जोक था, वो याद आ गया। कार जब चला रही थी तो एफएम पे वो बोल रहा था कि आपने जो केक ऑर्डर किया है सर, वो हार्ट शेप का नहीं बन पाया, लंग्स के शेप का, फेफड़ों के शेप का बना है। तो इस बार दिल का नहीं, फेफड़े वाला आप अपनी पत्नी को दीजिए, उसको अच्छा लगेगा। यकीन मानिए फेफड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। मुझे वो याद आ गया एकदम। तो सबसे पहले फेफड़ा, उसके बाद त्वचा, उसके बाद गुर्दे और उसके बाद आंतें। यदि व्यक्ति स्वयं कोई बाधा इनके कार्यों में ना पहुंचाए तो जीवन भर सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। इन अंगों का समुचित उपयोग तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करने के नियमों का पालन करने से शरीर से मल निकलता रहता है और शरीर स्वच्छ, निर्मल या दोषहीन बन जाता है। लेकिन जब इनके कार्यों में जाने अनजाने बाधा पहुंचती है तो विजातीय द्रव्य संचित होने लगता है और रोग का कारण बनता है। ठीक है। वास्तव में अधिकांश लोग फेफड़ा का उचित उपयोग नहीं करते, श्वास को बहुत थोड़ी हवा भीतर ले जाते हैं। तो ऐसे हमको लगता है कि हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं, पर कहाँ लेते हैं? गहरी लंबी श्वास लेने के लिए इसीलिए प्राणायाम का आविष्कार करना पड़ा लोगों को, क्योंकि हम गहरी लंबी श्वास नहीं ले रहे थे। तो गहरी लंबी श्वास कैसे ली जाती है, आइए एक एक्टिविटी करें। सब लोग बोर होते हैं, सोते रहते हैं और हमको रिप्लाई भी नहीं करते हैं और कम जुड़ते हैं, बड़ी विडंबना है। एक अपना दाहिना हाथ अपने पेट पर रखिए और श्वास लेंगे तो पेट बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, हमको बताएंगे, हर कोई बताएगा। श्वास लेने पे पेट बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? बाहर जा रहा है मैम। अच्छा, प्रेम जी आपका कहाँ जा रहा है? श्वास लेने पे पेट बाहर जा रहा है कि अंदर? अंदर, अंदर बाहर दोनों। लेते हैं तो अंदर जाती है मैम, पेट अंदर जा रहा है। लेते हैं श्वास तो अंदर जा रहा है। श्वास लेते हैं तो पेट बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है? हेमंत जी बताएं। सांस लेंगे तो बाहर जाएगा मैम, छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा। सांस लेंगे तो कहाँ जा रहा है ये बताना है। हाँ, बाहर बाहर मैम। हाँ ठीक है, म्यूट कर लीजिए, वो बता। हाँ हाँ, क्या बोले हेमंत जी, बताएं फिर से। जी मैम, सांस हम अगर ले रहे हैं तो पेट में हवा भर रहा है। हाँ, शिवम आप बताएं। हमका
हमारा यही हेमंत जी ने जो क्वेश्चन किया वही है, वही आंसर है हमारा भी। जैसे सांस लेते तो पेट फूलता है, और नॉर्मली हम लोग सांस ले या छोड़े तो सांस लेते वक्त पेट अंदर जाता है। नॉर्मली मैंने उसको देखा है, जैसे सांस लेते तो पेट किसी का अंदर भी जाता है, सांस छोड़ते तो बाहर भी आता है, ऐसा भी हुआ है। पर हेमंत जी ने जो क्वेश्चन किया, जो आंसर दिया वो राइट है। मुझे इतना ही नॉलेज है। ठीक है, देवेंद्र जी आप बताइए। अरे देवेंद्र जी कितनी देर सांस देखेंगे, हो गया, बता दीजिए अब जैसा हो रहा है। हाँ बताइए। सांस लेंगे तो पेट बाहर के अंदर? बताइए कॉन्फिडेंटली कि जो हो रहा है वो बताइए। सांस लिया तो पेट बाहर गया कि अंदर आया? तो बाहर आ रहा है। सांस लेंगे तो बाहर आ रहा है। हाँ मैडम, यही कहते कि नॉर्मली हम लोग काम वाम करते तब पेट हमारा ऐसा लगता है कि हम श्वास लेते तो पेट अंदर जाता है, चेस्ट ऊपर आता है, छाती में श्वास, पेट से फेफड़े में श्वास भर रहा है अभी। राजू जी आप बताइए। राजू जी। मैम हम्म। हेलो। हाँ जब बताइए सांस बताइए। लेते हैं तो पेट बाहर जाता है, छोड़ते तो अंदर जाता है। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये बात तय हुई कि अच्छा ये जो शिवम जी और इन्होंने कहा कि नॉर्मली अंदर जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जब हम काम कर रहे होते हैं हमेशा ही जब आप श्वास लेंगे तो पेट बाहर जाना चाहिए, तभी आप गहरी श्वास ले रहे हैं। इसको डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, जो बच्चा लेता है, गहरी लंबी श्वास जिसमें आप पेट को, अगर नंगा लेटा है बच्चा तो साफ देख सकते हैं। हम शॉलो ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कोई बता सकता है इनमें से किसके पीछे क्या, क्यों ऐसा हो रहा है कि सांस लेते हैं तो पेट बाहर जाता है? क्यों, क्या हो रहा है शरीर में? फेफड़े फूलते हैं मैम। हाँ फिर? जब हम सांस लेते हैं तो फूलते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो पचक जाते हैं। फेफड़े फूलते हैं ना, पेट क्यों बाहर आया? फेफड़े के खिंचाव से आ जाता है बाहर। अच्छा ठीक है। एब्डोमेन अंदर जाता है मैम, तो पेट बाहर आता है। एब्डोमेन ही पेट है सरोज जी। हाँ और बताएं। पेट और सॉरी मैम, डायफ्राम। ठीक है, तो देखिए जब हमने श्वास भरी तो हमारा जो क्लेविकल बोन है वो फैला, रिबकेज फैला और डायफ्राम नीचे गया, क्योंकि फेफड़े बड़े लेवल पे फूलना है उनको, है ना। तो डायफ्राम जो डिवाइड करता है लंग्स और इसको, एक बोन है ना पसलियों के नीचे, वो नीचे आएगी क्योंकि हमको लंग्स में काफी स्पेस चाहिए, तो नीचे आने की वजह से पेट बाहर जाएगा। ठीक है, तो अभी डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग सभी के लिए आवश्यक है, और अगर आप ध्यान देंगे तो आप कुछ भी कर रहे होंगे पेट बाहर ही आएगा। जो जिनका अंदर जा रहा है वो गलत ब्रीदिंग कर रहे हैं, उनको सिखाना चाहिए। और जब आप एक दो बार कॉन्शियस हो जाएंगे तो आप सही ब्रीदिंग करने लग जाएंगे। तो वो शॉलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, और श्वास पूरी नहीं जा रही, डायफ्राम नीचे जा ही नहीं रहा, इसीलिए उनको ये ऐसा लगता है कि श्वास लेने पे पेट अंदर जाता है। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमारे फेफड़ों का उचित उपयोग लोग नहीं करते हैं। नहीं तो देखिए, उचित उपयोग हम प्रकृति का नहीं कर रहे, इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा है। आज ये चिकित्सा पढ़ानी पड़ रही है, चिकित्सा बनानी पड़ी, नहीं तो पोखरों में स्नान होता था, पेल्विक गर्डल पानी से डिप रहती थी, हीट नहीं डेवलप होती थी और टॉक्सिन्स नहीं एक्युमुलेट होते थे और बीमारी नहीं थी। लोग इतना पैदल चलते थे, लोग सात्विक खाना खाते थे, मेहनत ज्यादा करते थे, प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं थी। प्राकृतिक चिकित्सा बनी इसीलिए क्योंकि प्रकृति से दूर होते गए। प्राणायाम बना इसीलिए क्योंकि हमने गहरी सांस ही नहीं ली, तो भाई प्राणायाम करके लो। नहीं तो लोग पैदल लंबा चलते हुए, श्वासों का अभ्यास करते हुए चलते थे शांति से, कोई तनाव ही नहीं था, तो वो गहरी लंबी सांस भरते थे। यहाँ आदमी गुफा में बैठ के इतने दोहे लिख गया कबीर दास जी, यहाँ हम इतना न्यूट्रिशन लिख करके भी स्वस्थ नहीं है। सोचिए क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो खाना एक बहुत बड़ी वजह नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या थी? हमारी अपनी सोच,
हम शांत हों, संयम हो, गहरी लंबी सांसें लें, प्राकृतिक वातावरण में रहें ज्यादा से ज्यादा, तो हम स्वस्थ हैं। उससे ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारा आप बहुत ध्यान से किसी की भी काउंसलिंग करके छोटी मोटी बातें उसको समझा करके अच्छे से स्वस्थ कर सकते हैं और अच्छे से स्वस्थमय जीवन जी सकते हैं। पर उसमें शारीरिक व्यायाम जरूरी हो, जो उसके मन का हो, नहीं तो पैदल चलाइए। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ भोजन बहुत सात्विक और साधारण हो, जो चबाया जाए और जिससे मुंह में सलाइवा निकले, ना कि दाल में रोटी मक्खन वाली डुबा के मुंह में डाल ली जाए। तो इसीलिए मोटी रोटी का कल्चर था। इसी तरह सब्जियां हैं, वो स्टीम्ड हो या ऐसे ढक के पकाई गई हो, ऐसा नहीं है कि तल के निकाली गई हो तभी वो सब्जी का महत्व है, अदरवाइज वो सब बेकार। ठीक है, अभी क्या लोग क्या खुशी से खाएंगे, अरे वहां पे ना बहुत न्यूट्रिशियस चीज थी, क्या थी भाई, पालक का हलवा था। भाई क्या है, क्या है, उसका पालक का कीमा बना दिया। बताइए, उसको उबाला होगा, इतनी महंगी पालक निचोड़ा होगा और फिर उसको भून भान के उसमें खूब सारा खोया डाल के, भाई क्यों अच्छा लग रहा था, क्योंकि पालक पता ही नहीं चल रही थी। भाई तो ये दुख की बात है कि अच्छे होने की बात है, बताओ मुझे। तो ये प्राकृतिक चिकित्सकों के साथ ही हम कह सकते हैं, ये तो बाकी जगह तो बोल नहीं सकते। बाकी उनको लगता है कि अरे परवल की मिठाई, अरे भाई जो सब्जी जैसे खाई जाती है वैसे खाओ। परवल को कीमा बना करके मिठाई बनाने की क्या आवश्यकता है। परवल को चली ठीक है, आज आलू की सब्जी आलू के साथ बनाई है, या हमने उसको देशी घी में जरा सा करके काली मिर्च डाल के स्टीम्ड ढक दिया है, तो परवल का आनंद है। जब परवल का स्वाद ही नहीं रहा, आपने इतना उसका मतलब बताओ, किसी की आइडेंटिटी खराब कर दो तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? मतलब शिवम जी को हेमंत बना दो तो किसको अच्छा लगेगा? ना हेमंत जी को अच्छा लगेगा, ना शिवम जी को अच्छा लगेगा। तो जो जिस रूप में आया है भाई, ठीक, मूंग की दाल का हलवा बनाइए, क्योंकि प्रोटीन डिसइंटीग्रेट इतनी जल्दी नहीं होता है ना, उसमें फिर भी जो प्रोटीन हम लेना चाहते थे मूंग का, वो प्रोटीन अभी भी बरकरार है। पर सब्जियों का न्यूट्रिशन तो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। सब्जियों को हम ऐसे भूनेंगे, निचोड़ेंगे, बनाएंगे तो क्या ही है। आप गाजर को सिर्फ ढक करके खा के देख लीजिए और गाजर के हलवे को जो बाहर मिल रहा है उसको खा के देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने सब घिसा और रस उसका हटा दिया, फिर उबाला, खूब उबाला, फिर खूब भूना, फिर खोया मिला दिया। गाजर की जात तक उनकी नहीं रही उसमें, स्पीशीज तक खत्म कर दी हलवे में। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक चिकित्सा तभी काम करेगी जब तक आप प्राकृतिक रहेंगे और चीजों को भी प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। चलिए, समय सीमा समाप्त हो गई, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। भोजन का समय हो गया है, आप सभी 8 बजे तक भोजन ग्रहण किया करें। हाँ जी, बताइए। एक सवाल पूछना था। हाँ बताइए। बताइए। अरे हमारे भैया हैं, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है बराबर। बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। प्लेट्स 10 लाख के ऊपर पहुंच गए। ये तो मैंने पहली बार सुना है। कितना हीमोग्लोबिन हो गया? 18 के ऊपर है। अच्छा। और प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, लाखों प्लेटलेट्स हर उसने महीने बढ़ रहे हैं। उनको पहले एक बार वो आया था अटैक, छोटा सा, फिर इसके बाद वो फिसर हो गया, फिसर से बहुत सारा ब्लड निकल गया, फिर भी ब्लड उनके शरीर में ज्यादा है, बन रहा है। एम्स वगैरह में भी दिखाया है। बीपी भी बढ़ता है उनका। कहाँ रहते हैं आप? कानपुर रहते हैं मैम। अभी कहीं एडमिट है कि नॉर्मल है घर में, क्या है? ये नॉर्मल घर में है। एक बार इनको देखिए, अभी स्थिति सब कंट्रोल लग रही है और वो ठीक है। हाँ, तो उनको प्राकृतिक चिकित्सा कराइए, जरूर से कराइए। ठीक मैम, अपने हॉस्पिटल पता बता दें। मेरे हॉस्पिटल का पता आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ठीक मैम। 97 93 849 333 ठीक है। इस पे हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक मेरे क्लिनिक का नाम है, हेल्थ इज वेल्थ नेचुरोपैथी सेंटर।
आशियाना लखनऊ, आप ऐसा डालेंगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ नेचुरोपैथी सेंटर आशियाना लखनऊ, ठीक है। तो इस पे लोकेशन भी मिल जाएगी। इधर आप मेरे नंबर पे कल कॉल कर लीजिएगा और ले लीजिएगा, ठीक है। 9:30 से 1 बजे तक पहले वो आके दिखा ले मुझे, और क्या, या फोन पे बात कर लें पहले कि क्या स्थिति बन रही है, कैसे इलाज कराना चाहिए, है ना। और जरूर से करवाइए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ऐसा होता है, मैंने पहली बार ये केस सुना है, ठीक है। और पर मुझे ये पता है कि शरीर की स्थितियां इम्बैलेंस हो तो वो कुछ भी कराती हैं। तो अगर आप शरीर की स्थितियों को प्राकृतिक तरीके पे रखो, जैसा आपने अभी बोला है, तो हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक जैसे सिम्टम नहीं हो सकते कि आप बोलो मैडम आपने ये केस ठीक किया और तभी हम आएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता प्राकृतिक चिकित्सा में। आप अपनी शरीर की सारी शुद्धियों शोधन कीजिए, शरीर को बैलेंस कीजिए, कोई स्ट्रेस वगैरह उस पे काम कीजिए, पेशेंट ठीक होता है ना। तो उनसे बात करा दीजिएगा कल, ठीक। जी ठीक। नमस्ते। नमस्ते। हेल्थ इज वेल्थ।